दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 66 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अपमान। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। गौरी, अनीका का विवाह पास आ गया है। पहले सोच रही थी सब काम समय से निबट जाएंगे, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। थोड़ा जल्दी आ सको तो अच्छा है। बहुत काम है। समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से कार्य प्रारंभ करूँ। कुछ शॉपिंग कर ली है और कुछ बाकी है। दीदी, आप चिंता ना करें, मैं अवश्य पहुँच जाऊंगी। आखिर मेरी बेटी का भी तो विवाह है। गौरी ने उत्तर दिया। गौरी अपनी बड़ी बहन सरिता की बात मानकर विवाह से लगभग 15 दिन पूर्व ही चली आई थी। उसकी 9 वर्षीय बेटी जिया भी उसके साथ आ गई थी। मानव और ईशान, उसके 2 बेटे, पढ़ाई के कारण बाद में आने वाले थे। गौरी को आया देखकर सरिता ने चैन की सांस ली। चाय का प्याला उसके हाथ में देते हुए बोली, पहले चाय पी ले, बाकी बातें बाद में करेंगे। गौरी ने चाय का प्याला उठाया। टूटा हैंडल देखकर वह आश्चर्य से भर उठी। ऐसे कप में किसी को चाय देना तो दूर, वह उसे उठाकर फेंक दिया करती थी। पर इतनी शानो शौकत से रहने वाली दीदी के घर भला ऐसी क्या कमी है जो उन्होंने उसे ऐसे कप में चाय दी। मन किया वह चाय ना पिए, पर रिश्ते की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए खून का घूंट पीकर चाय सिप करने लगी। पर उसकी बेटी जिया से रहा नहीं गया। उसने कहा, मौसी, इस कप का हैंडल टूटा हुआ है। क्या? मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सारे कप गंदे पड़े हैं। बाई जमुना भी पता नहीं कहाँ चली गई। चाय की पत्ती लाने भेजा था, 1 घंटे से ज्यादा हो गया, अभी तक नहीं आई। नौकरानियों से कप ही नहीं बचते। अभी कुछ दिन पहले ही तो खरीद कर लाई थी। दूसरा निकालूंगी तो उसका भी यही हाल होगा। वैसे भी विवाह से 3 दिन पहले होटल में शिफ्ट होना ही है। अभी तो हम लोग ही हैं, इन्हीं से काम चला लेते हैं। सरिता ने सफाई देते हुए कहा। गौरी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चाय पीने लगी तथा जिया खेलने में लग गई। गौरी भी सरिता के साथ विवाह के कार्यों की समीक्षा करने व उन्हें पूर्ण करने में जुट गई। कुछ दिन बाद तीसरी बहन कविता भी आ गई। उसे देखते ही सरिता और गौरी की खुशी की सीमा न रही। दोनों एक साथ बोल उठी, अरे अचानक तुम कैसे? कोई सूचना भी नहीं दी? मैं सरप्राइज देना चाहती थी। मुझे पता चला कि तुम दोनों अभी एक साथ हो, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पति से कहा कि बेटे की परीक्षा की सारी तैयारी करा दी है, आप बाद में आ जाना। मैं जा रही हूँ। कम से कम हम तीनों बहनें अनीका के विवाह के बहाने ही कुछ दिनों साथ साथ रह लेंगी। बहुत अच्छा किया। हम दोनों तुम्हें ही याद कर रहे थे। जमुना, 3 कप चाय बना देना और हाँ, नए कप में लाना। सरिता ने नौकरानी को आवाज लगाते हुए कहा। फिर कविता की ओर मुखातिब होकर बोली, अगर पहले सूचना दी होती तो गाड़ी भिजवा देती। सरिता दीदी की बात सुनकर गौरी के मन में कुछ दरक गया। नन्ही जिया के कान भी खड़े हो गए। कविता के आते ही दूसरे कप निकालने के आदेश के साथ गाड़ी भिजवाने की बात ने उसके शांत दिल में हलचल पैदा कर दी थी।
जब वह आई थी तब तो दीदी को पता था, फिर भी उन्होंने किसी को नहीं भेजा। वह स्वयं ही ऑटो करके घर पहुंची थी। बात साधारण थी, पर गौरी को ऐसा महसूस हो रहा था कि अनचाहे ही सरिता दीदी ने उसकी हैसियत का एहसास करा दिया है। वह पिछले 8 दिनों से वह उसी टूटे कप में चाय पीती रही थी, पर कविता के आते ही दूसरे कप निकालने के आदेश के साथ गाड़ी भिजवाने की बात को वह पचा नहीं पा रही थी। मन कर रहा था वह वहां से उठकर चली जाए, पर ना जाने किस मजबूरी के कारण उसके शरीर ने उसके मन की बात मानने से इनकार कर दिया। गौरी तीनों बहनों में छोटी है। सरिता और कविता के विवाह संपन्न परिवारों में हुए थे, पर पिताजी की मृत्यु के बाद घर की स्थिति दयनीय हो गई थी। भाई ने अपनी हैसियत के अनुसार घर वर ढूंढा और विवाह कर दिया। यद्यपि शिवम की नौकरी उसके जीजा जी की तुलना में कम थी, संपत्ति भी उनके बराबर नहीं थी, पर वह अत्यंत परिश्रमी, सुलझे हुए वे स्वभाव के बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने उसे कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया था, और उसने भी अपने छोटे से घर को इतने सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा रखा है कि शिवम के सहकर्मी उससे ईर्ष्या करते हैं। समय काम करने के कारण उसके घर में कहीं भी गंदगी का नामो निशान नहीं रहता था, और ना ही टूटे फूटे बर्तनों का जमावड़ा। यह बात अलग है कि ऐसे ही पारिवारिक आयोजन उसे चाहे अनचाहे उसकी हैसियत का एहसास करा जाते हैं, पर अपनी सगी बहन को अपने साथ ऐसा व्यवहार करते देखकर वह स्तब्ध रह गई। क्या अब नया सेट खराब नहीं होगा? हमेशा की तरह इस बार भी सरिता व कविता गप मारने लग जाती और गौरी काम में लगी रहती थी। अगर वह समय निकालकर उनके पास बैठती तो थोड़ी ही देर बाद कोई काम आने पर उसे उठना ही पड़ता था। पहले वह इन सब बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया करती थी, पर इस बार उसे काम में लगा देखकर एक दिन उसकी बेटी जिया ने कहा, मम्मा, दोनों मौसियाँ बातें करती रहती हैं और आप काम में लगी रहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा, वो दोनों बड़ी हैं, मुझे उनका काम करने में खुशी मिलती है। जिया की बात सुनकर वह चौंकी, पर संतुलित उत्तर दिया। उसने उत्तर तो दे दिया, पर जिया की बातें चाहे अनचाहे उसके दिमाग में गूंजने लगी। पहले भी इस तरह की बातें उसके मन में उठा करती थीं, पर यह सोचकर वह अपनी आवाज दबा दिया करती थी कि आखिर वे उसकी बड़ी बहनें हैं। अगर वे उससे कोई काम करने के लिए कहती हैं तो इसमें बुराई क्या है? पर इस बार बात कुछ और ही थी, जो उसे बार बार चुभ रही थी। ना चाहते हुए भी दीदी का कविता के आते ही नए कप में चाय लाने व गाड़ी भेजने का आग्रह उसके दिल और दिमाग में हथौड़े मारने लगता। जब जब ऐसा होता वह यह सोचकर मन को समझाने का प्रयत्न करती कि हो सकता है वह सब दीदी से अनजाने में हुआ हो, उनका वह मंतव्य ना हो जो वो सोच रही है। आखिर वह उनकी छोटी बहन है, वे उसके साथ भेदभाव क्यों करेंगी? सच तो यह है कि दीदी का उस पर अत्यंत ही विश्वास है, तभी तो अपनी सहायता के लिए दीदी ने उसे पहले ही बुला लिया। उनका उसके बिना कोई काम नहीं हो पाता है।
चाहे वह दुल्हन की ड्रेस की पैकिंग हो या बक्से को अरेंज करना हो, चाहे मिठाई के डब्बे रखने की व्यवस्था करनी हो, और तो और विवाह के समय काम आने वाली सारी सामग्री की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। अनीका भी अक्सर उससे ही आकर सलाह लेते हुए पूछती, मौसी, इस ड्रेस के साथ कौन सी ज्वेलरी पहनूंगी, या ये चूड़ियां, पर्स और सैंडल मैच कर रही है या नहीं। विवाह की लगभग आधी से अधिक शॉपिंग तो अनीका ने उसके साथ ही जाकर की थी। वह कहती, मौसी, आपका ड्रेस सेंस बहुत अच्छा है, वरना मम्मा और कविता मौसी को तो भारी भरकम कपड़े या हैवी ज्वेलरी ही पसंद आती है। अब भला मैं उनको पहनकर ऑफिस तो जा नहीं सकती, फिर लेने से क्या फायदा। कहते हैं मन अच्छा ना हो तो छोटी से छोटी बात भी बुरी लगने लग जाती है। शायद यही कारण था कि आजकल वह हर बात का अलग ही अर्थ निकाल रही थी। यह सच है कि अनीका का निश्चल व्यवहार उसके दिल पर लगे घावों पर मरहम का काम कर रहा था, पर दीदी की टोका टाकी असहनीय होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि काम निकालना भी एक कला है, बस थोड़ी सी प्रशंसा कर दो और उसके जैसे बेवकूफ बेदाम के गुलाम बन जाते हैं। मन कह रहा था व्यर्थ ही जल्दी आ गई, काम तो सारे होते ही कम से कम यह मानसिक यंत्रणा तो ना झेलनी पड़ती। गौरी, जरा इधर आना, सरिता ने आवाज लगाई। देख, यह सेट कविता लाई है अनीका को देने के लिए। गौरी के आते ही सरिता ने कविता का लाया सेट उसे दिखाते हुए कहा, बहुत खूबसूरत है। गौरी ने उसे हाथ में लेकर देखते हुए निश्चल मन से कहा, पूरे 2.5 लाख रुपए का है। कविता ने दर्प से सबको दिखाते हुए कहा, मौसी, आप मेरे लिए क्या लाई हो। वहीं खड़ी अनीका ने गौरी की तरफ देखकर बच्चों सी मनुहार की। अनीका का यह वाक्य सुनकर गौरी का मन बुझ गया। अपना लाया गिफ्ट उस बहुमूल्य सेट की तुलना में नगण्य लगने लगा, पर अनीका के आग्रह को वह कैसे ठुकराती। उसने सकुचाते हुए सूटकेस से अपना लाया उपहार निकालकर उसे दिखाया। उसका उपहार देखकर अनीका खुशी से बोली, वाह मौसी, आपका जवाब नहीं, यह पेंडेंट बहुत ही खूबसूरत है, साथ ही वाइट गोल्ड की चेन। ऐसा ही कुछ तो मैं चाहती थी, इसे तो मैं हमेशा पहन सकती हूँ। अनीका की बात सुनकर गौरी के चेहरे पर रौनक लौट आई। लाखों के उस डायमंड सेट की जगह हजारों का उपहार अनीका को पसंद आया। यही उसके लिए बहुत था। विवाह खुशी खुशी संपन्न हो गया और सभी अपने अपने घर चले गए। गौरी भी धीरे धीरे सब भूलने लगी। समय बड़े बड़े घाव को भर देता है। वैसे भी अनीका के विवाह के बाद मिलना भी नहीं हो पाया, ना ही दीदी आई और ना ही उसने प्रयत्न किया। बस फोन पर ही बातें हो जाया करती थीं। समय के साथ गौरी के बेटे को IIT रुड़की में दाखिला मिल गया और जिया कॉलेज में आ गई। इसके साथ ही वह IPS की तैयारी कर रही थी। समय के साथ शिवम के प्रमोशन होते गए और अब वे मैनेजर बन गए हैं। एक दिन सरिता दीदी का फोन आया कि तुम्हारे जीजा जी को वहाँ किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आना है।
मैं भी आ रही हूँ। बहुत दिन हो गए तुम्हें सबसे मिले हुए। दीदी पहली बार उसके घर आ रही हैं, सो पिछली सारी बातें भूलकर उत्सुकता से गौरी उनके आने का इंतज़ार करने के साथ तैयारियां भी करने लगी। सोने के कमरे को उनके अनुसार सेट कर लिया और दीदी की पसंद के आलू के पकौड़े बनवा लिए और रसगुल्ले मंगा लिए। खाने में जीजा जी की पसंद का पालक पनीर व मलाई कोफ्ता भी बना लिया था। उसने दीदी जीजा जी की खातिरदारी का पूरा इंतज़ाम कर रखा था, पर ना जाने क्यों जिया को उसका इतना उत्साह पसंद नहीं आ रहा था। जीजा जी दीदी को ड्रॉप कर यह कहते हुए चले गए, मुझे देर हो रही है गौरी, मैं निकलता हूँ। आते आते शाम हो जाएगी, तब तक तुम अपनी बहन से खूब बात कर लो। बहुत तरस रही थी ये तुमसे मिलने के लिए। शाम को आकर तुम सबसे मिलता हूँ। दीदी ने उसका घर देखकर कहा, छोटे घर को भी तूने बहुत ही करीने से सजा रखा है। विशेषतया उन्हें जिया का कमरा बहुत पसंद आया। तब तक जिया ने नाश्ता लगा दिया। नाश्ते के बाद जिया चाय ले आई। चाय का कप मौसी को पकड़ाया। सरिता उस कप को देखकर चौंकी। गौरी कुछ कहने के लिए मुंह खोलती उससे पहले ही जिया ने कहा, मौसी, इस कप को देखकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, पर अनिका दीदी के विवाह में आपने मम्मा को ऐसे ही कप में चाय दी थी। हफ्ते भर तक वे ऐसे ही कपों में चाय पीती रहीं, जबकि कविता मौसी के आते ही आपने नया टी सेट निकलवा दिया था। मौसी तब से मेरे मन में यह बात रह रहकर टीस देती रहती थी। वैसे तो टूटे कप हम फेंक दिया करते हैं, पर यह कप मैंने बहुत सहेज कर रखा था, उस याद को जीवित रखने के लिए कि कैसे कुछ अमीर लोग अपनी करनी से लोगों को उनकी हैसियत बता देते हैं, चाहे वे उनके अपने ही क्यों न हो। आज उस अपमान के साथ अपनी बात कहने का अवसर भी मिल गया। सरिता चुप रह गई। बाद में वह जिया के कमरे में गई और बोली, सॉरी बेटा, आज तूने मुझे आईना ही नहीं दिखाया, सबक भी सिखा दिया है। शायद मैं ना समझती, मैं यह सोच ही नहीं पाई थी कि हमारे हर क्रियाकलापों को बच्चे बहुत ध्यान से देखते हैं और हमारी हर छोटी बड़ी बात का वे अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ भी निकालते हैं। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा, सब में आत्मसम्मान होता है। बड़े एक बार आत्मसम्मान पर लगी चोट को रिश्तों की परवाह करते हुए भूलने का प्रयत्न कर भी लेते हैं, किंतु बच्चे अपने या अपने घर वालों के प्रति होते अन्याय को सहन नहीं कर पाते और अपना आक्रोश किसी न किसी रूप में निकालने की कोशिश करते हैं। जिया, तुमने अपने मन की व्यथा को इतने दिनों तक समय तक ही सीमित रखा और आज इतने वर्षों बाद अवसर मिलते ही प्रकट भी कर दिया। मुझे खुशी तो इस बात की है कि तुमने अपनी बात इतने सहज और सरल ढंग से कह दी। आज तुमने मुझे एहसास करा दिया कि उस समय मैंने जो किया वह गलत था। एक बार फिर से सॉरी बेटा कहते हुए उन्होंने जिया को गले से लगा लिया। जहाँ सरिता अपने पिछले व्यवहार पर शर्मिंदा थी, वहीं गौरी जिया के कटु वचनों को सुनकर उसे डांटना चाहकर भी नहीं डांट पा रही थी। संतोष था तो इतना सिर्फ
कि दीदी ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपनी गलती मान ली थी। सच तो यह था कि आज उसके दिल से भी वर्षों पुराना बोझ उतर गया था। आखिर आत्मसम्मान तो हर एक में होता है। उस पर लगी चोट व्यक्ति के दिन का चैन और रात की नींद चुरा लेती है। शायद उसकी बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। आज उसे यह भी एहसास हो गया कि आज की पीढ़ी अन्याय का उत्तर देना जानती है, साथ ही बड़ों का सम्मान करना भी। अगर ऐसा ना होता तो जिया सॉरी मौसी कहकर उनके कदमों में ना झुकती। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी और आपके इस कहानी पर क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।